Hello student and welcome to the 59th lecture for class 8 mathematics CTS. Myself is Tawib Siddiqui from RG Academy. Or as you know that कि in the last lecture we have completed solving the chapter called exponents. उसकी theory पूरी कर ली थी और related questions जो NCERT के थे वो भी हमने each and every one check कर लिया था. If any doubt persists in that particular chapter तो I request you all कि वो आप मुझे व्हाट्सअप करें या जूम पे बुलाएं लाइव क्लास के लिए रिक्वेस्ट करें तो आई विल अरेंज वन जूम क्लास फॉर यू, है ना। लेकिन अभी जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फैक्टराइजेशन है। अब देखिए ये जो फैक्टराइजेशन है या फिर जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, बेसिकली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक्सटेंशन है। होना तो एक्चुअली में ये चाहिए था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के फ़ौरन बाद फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन ड्यू टू सम सर्टेन कंस्ट्रेन, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स थे, कुछ चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने थे, कुछ स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, सारे फैक्टर्स को अगर मिला लिया जाए तो हमने ये फैक्टराइजेशन को थोड़े दिन बाद पढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें एक्चुअल में अगर आप ये चैप्टर अभी पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सबसे पहले एक बार जाके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की आइडेंटिटीज़ को एक बार देख लें जाके, है ना। जहाँ पे हमने जो आइडेंटिटीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिस्कस की थी, मतलब राइट नाउ ओनली अपनी नोट्स को नोटबुक खोलें और देखें कि वो क्या आइडेंटिटीज़ मैंने लिखवाई थी वहाँ पे, एक बार रिवाइज़ कर लें। दूसरी ये चीज़ है कि वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किससे हैं उसको भी मैंने डिफाइन किया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ दिखाई, डिटेल में समझाई थी। तो वो भी जाके एक बार देख लें एंड देन कम टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड फैक्टराइजेशन। बात समझे? तो फैक्टराइजेशन जो है इजी चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुकाबले में थोड़ा सा इजी चैप्टर है। ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड कोर कंसेप्ट नहीं है, सिंपल आपको आइडेंटिटीज़ वगैरह याद रखनी है, एक सिंपल लॉजिक के ऊपर चलना है और ये क्वेश्चन इसके इजीली सॉल्व हो जाए। चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो हमारा जो स्कोप रहेगा वो सबसे पहले फैक्टराइजेशन को डिफाइन करना रहेगा। देन फैक्टराइजेशन व्हेन ए कॉमन मोनोनोमियल इज प्रेजेंट इन टर्म, यानी कभी कभी होता है मोनोनोमियल किसे कहते हैं, सिंगल टर्म को, है ना। जैसे कि 2x या 3x+1 ये एक सिंगल टर्म है क्या? हाँ नहीं, ये बाइनोमियल हो गई, ये मोनोनोमियल हो गई, ये बाइनोमियल हो गई, ये मोनोनोमियल हो गई। अगर हमने बोला कि 3x² ये मोनोनोमियल हो गई, हमने बोला 448xp ये मोनोनोमियल हो गई। p और x आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ रहे हैं? तो मोनोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। तो होता है क्या है कि कभी कभी सिंगल चीज़ें कॉमन आउट निकल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल 2x² + 4x। अब आप यहाँ पे देखो कि इधर और इधर एक तो 2 कॉमन निकल रहा है और इन दोनों टर्म्स के बीच में x कॉमन निकल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x+2। बहुत ध्यान। तो ये फर्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन हो गया जिसमें हम फैक्टराइजेशन में पढ़ेंगे कि दो टर्म्स के बीच में या 3 टर्म्स या 4 टर्म्स के बीच में कोई कॉमन टर्म कॉमन निकल पा रही है क्या, यानी सिंगल मोनोनोमियल टर्म कॉमन निकल पा रही है क्या। तो ऐसे एक्सप्रेशन को देखेंगे। कभी कभी 2 टर्म भी कॉमन निकल रही होती है यानी बाइनोमियल टाइप की, वो भी देखेंगे। फिर ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन देखेंगे, फॉर्मूले से फैक्टराइजेशन देखेंगे और क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री ट्राइनोमियल्स को भी हम देखेंगे। 2 डिग्री ट्राइनोमियल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि 3x² - 4x+1, इस टाइप का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका फैक्टराइजेशन ये सबसे लास्ट में है। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको 7th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जैसे कि अब अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 2x² + 4x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, जैसा भी हम लिखना चाहें, जितना हमें अलाउड है लिखना। बात समझ रहे हैं? जैसे कि 2x² + 4x लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं 2x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी, 2x × x+2। यही जो चीज़ है लिखना, यानी फैक्टराइजेशन किससे कहते हैं कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन के बीच में लिख दो, है ना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी ये जो प्रोसेस होता है कि कॉमन निकालना और भी अलग अलग करना, कैसे हम लिख सकते हैं 2x² + 4x को हम कैसे 2x + x+2 में लिखते हैं, ये प्रोसेस को कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, जैसे कि आइडेंटिटीज़ में पढ़ के आ रहे हैं हम, जैसे कि आइडेंटिटीज़ होती क्या, a² - b²,
है ना। अब ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? नहीं, ये सिंगल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल है। ये दो टर्म्स है इसके अंदर, एक तो ए स्क्वायर है और एक माइनस बी स्क्वायर है, दो एल्जेब्रिक टर्म्स है इसके अंदर। इन दो टर्म्स को अगर हम दो एक्सप्रेशन यानी सिंगल एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दें, प्रोडक्ट में, माइंड माय वर्ड प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन में लिख दें, तो ये फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना, ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। और वैसे तो हमें डायरेक्टली आइडेंटिटी याद है इसकी, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, तो ये कैसे किया जाएगा, यही हमारे चैप्टर का स्कोप है। इसमें क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे चैप्टर का स्कोप है ना। तो अब पहले देखते हैं कि अगर सबसे पहले हम वो वाली टर्म्स का फैक्टराइजेशन करें कि जहाँ पे कॉमन मोनोनॉमियल प्रेजेंट हो, है ना, जैसे कि इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी हमने बताया है कि कैसे करेंगे। बस इसमें आप ये देखते जाए कि चलो एक और ले लेते हैं, 6x3। अब इसमें ये देखते चले जाएं कि इस तरह के फैक्टराइजेशन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितनी टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में कोई है क्या? बिल्कुल है। अगर आप 2 कॉमन ले लें तो इधर 2 1 जा 2 होता है, इधर 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 तीनों में कॉमन निकल जाएगा। और कोई वेरिएबल कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल x निकल जाएगा, तीनों में ही x आ रहा है तो x ले लिया हमने। बात समझ रहे हैं, क्योंकि x इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा। बचेगा क्या? इधर 2 का निकाल लिया हमने और x भी निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया, तो बचा क्या? ओनली x बचा। ध्यान से देखना, इधर हमने 2 निकाल लिया तो 2 बचा, और x तो निकाल लिया तो x बचेगा ही नहीं। इधर हमने 2 निकाल लिया तो 3 बचा, 2 3 जा, और x निकाला तो सिर्फ x² बचा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी हो गई हैं? एक तो ये हो गई 2x और एक हो गई 3x² + x + 2। ये आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो देखना पड़ेगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो स्टेप्स है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ऑल गिवन टर्म इन द एक्सप्रेशन। एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है कि कॉमन टर्म्स निकालना, और पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन टर्म्स को निकाल के डिवाइड कर दो। ठीक है ना। और बाइनोमियल अगर जैसे कि 2 टर्म्स हो, है ना, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, सारी थ्योरी है, आप चाहो तो कॉमन बाइनोमियल निकाल दो। जैसे बाइनोमियल टर्म्स कैसे होगी कि इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, जैसे कि x + 2 × x - 1 + x + 2 × 3x² + 4। सपोज करो ये है, तो इन दोनों टर्म्स में 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं। कितनी कौन सी टर्म्स हैं? एक कंप्लीट टर्म तो आप ये कह सकते हो ये वाली टर्म है, और एक कंप्लीट टर्म ये वाली टर्म है। बात समझ रहे हैं? 2 टर्म है, ये भी बाइनोमियल ही है। लिखी पे जो पहली टर्म है उसके अंदर 2 मल्टीप्लिकेशन के अंदर टर्म है, तो आप नोटिस करो कि दोनों टर्म्स में एक x + 2 बाइनोमियल वाली टर्म कॉमन निकल ली है, तो अंदर क्या बच जाएगा? x - 1, और इधर क्या बच जाएगा? 3x² + 4। ये बाइनोमियल वाला टर्म हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? x + 2, और ये हो जाएगा 3x² + x + 3। अब 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे होपफुली। तो जैसे सीधा हम एग्जाम्पल्स पे याद हैं और देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए, पहला टर्म है, फैक्टराइज करना है हमें 5a × 2x - 3y। ये पहली टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म, है ना। और दूसरी टर्म हो गई हमारे पास 2b 2x - 3y। अब आप नोटिस करें कि 2x - 3y और 2x - 3y इन दोनों टर्म्स के अंदर, 2 टर्म्स इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन निकल रही है। तो हम ऐसा करते हैं, 2x - 3y दोनों टर्म्स में से एक बार कॉमन निकाल लेते हैं। निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? इधर 5a और 2x - 3y में से एक टर्म तो हमने बाहर निकाल ली, तो अंदर क्या बचेगा? 5a बचेगा, तो 5a हमने अंदर लिख लिया। और इधर 2b और 2x - 3y में से 2x - 3y बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 2b बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये फैक्टराइज हो गया, बिल्कुल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमने लिख लिया। द मोमेंट वी रिटर्न द एनीथिंग इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? यही हमारा आंसर है, फैक्टराइज फॉर्म में यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही सा करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि ये एक तो 8 लिखी हुई है, एक 4x + 5y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इधर एक 12 लिखा है, एक 4x + 5y लिखा हुआ है। तो 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से एक बाइनोमियल तो कॉमन आ ही रही है ना। ये होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसको आप ऐसे सोचो कि ये होल स्क्वायर का मतलब है 4x + 5y, और यानी स्क्वायर का मतलब यही होता है कि स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाइड हो ना, तो 4x + 5y। ठीक है, और ये -12 और ये 4x + 5y सिंगल टाइम्स लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से अगर आप नोटिस करो तो इस 8 और इस 12 में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 4 कॉमन आ रहा है। 8 के फैक्टर्स करो
तो इसको ले सकते हैं 4 × 2 और इसको ले सकते हैं 4 × 3। तो 8 और 12 में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से। अब 4 इधर से बाहर निकाल लिया है ना, ब्रैकेट के बाहर लगाया, तो एक तो 4 कॉमन आ गया, बात समझने की कोशिश करें। और दूसरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल वाली है वो 4x + 5y है, ये बाइनोमियल टर्म है ना, दोनों में कॉमन आ रही है, तो हमने इसको क्या किया, 4x + 5y को भी बाहर निकाल लिया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में से ये फर्स्ट टर्म दिख रही है, इस फर्स्ट टर्म में से हमने क्या किया स्टूडेंट, एक तो 4 निकाल लिया था तो अंदर 2 बच गया, और एक 4x + 5y निकाल लिया था तो अंदर ये 4x + 5y बच गया, इसको हमने लिख लिया। इसके बाद इधर 12 में से 4 निकाल लिया, 3 बचा हुआ है तो ये 3 लिख दिया, ठीक है। और 4x + 5y में से 4x + 5y बाहर निकाल लिया था तो ये लिख लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4x + 5y, और ये 2 4 = 8x + 10y - 3, ये आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो गई भाई, 2 4 = 8, 2 5 = 10 और -3 है, तो ये देखो 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे सिंगल 2 टर्म्स लिखा हुआ था, और ये जो फैक्टराइज होके आया है इसमें कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स आ गई। एक तो 4 है, एक 4x + 5y है, और एक 8x + 10y - 3 है, ये 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। नाउ आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे कि फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या है, कैसे है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ऐसे समझिएगा तो आसानी से रहेगी। बस इतना ही है इस चैप्टर में, अगर इतना समझ में आ रहा है आपको तो वेल एंड गुड है, बहुत इजीली से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये आंसर है इसका। अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो मुझे बताएं, है ना, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, व्हाट्सअप करें, उसी टाइम कॉल कर लें। देखिए काफ़ी स्टूडेंट मैंने नोटिस किया है जब लेक्चर सुन रहे होते हैं उसी टाइम कॉल कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि जैसे कि अगर सपोज़ करो किसी स्टूडेंट को इस स्टेप में दिक्कत आ रही है तो फ़ौरन कॉल करके पूछ लेते हैं, सर आपने, मैं अभी लेक्चर देख रहा था आपका, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दें। तो डैट इज़ द वे। हो सकता है कि मैं कहीं बिजी हूँ या क्लास में हूँ तो मैं कॉल नहीं उठा पाऊँ, लेकिन कॉल बैक तो करूँगा। लेकिन आपकी ड्यूटी तो बनती है ना कि कॉल करो सबसे पहले, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इस तरह से अगर दोनों तरफ से अच्छा इनपुट रहेगा तो आपको मैथ्स में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है फैक्टराइजेशन का वो है ग्रुपिंग। एक तो हो गया सीधा सीधा हमने कॉमन निकाल लिया, डायरेक्टली हमें नज़र आ रहा था हमने कॉमन निकाल लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट नज़र नहीं आता है, हमें कभी कभी अरेंज करना पड़ता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इन ग्रुप्स। इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कि कोई ना कोई कॉमन फैक्टर उसमें निकल जाए और उसके बाद कॉमन निकाला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो ये ax², ठीक है, ये ax² + by², देखो हम लिख लेते हैं इसको, ax² + by², ठीक है। और क्या है, bx² + ay², bx² + ay², दिख रहा है। अब देखो इसके अंदर 4 टर्म में फैक्टराइज करने को कह रहा है। डायरेक्टली फैक्टराइज तो ऐसा हो नहीं जाएगा कि आंख बंद करके मैं फैक्टराइज कर लें, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। आप देखोगे कि अगर हम चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो चलो ये ax² है, ये by² है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें यहाँ पे ग्रुपिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और ग्रुपिंग में भी देखो कि अगर हम इन दोनों को देखते हैं कि ax² और by², इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो ऐसा करते हैं 2-2 या 3-3 की ग्रुपिंग बनाते हैं। यहाँ पे 4 टाइम से 2-2 की ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं। उन 2 टर्म्स को एक साथ लिखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे यहाँ पे ax² है और bx² है, दिख रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को हमने पहले एक साथ लिख लिया, ax² और bx² लिख लिया। और यहाँ पे by² है और ay² है, तो इन दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग लिख लिया। क्या लिखा है, by² और ay²। ये ग्रुपिंग हुई, ये अरेंजिंग हुई। हमने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली कॉमन निकल रहा था स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हमने यहाँ पे ग्रुप करने की कोशिश करी। ग्रुपिंग भी हमने दिमाग में ऐसे रख के करी है स्टूडेंट्स कि किसी तरह हमारे कोई ना कोई टर्म्स कॉमन निकले आपस में। बात समझ रहे हैं, आप चाहें तो इसको भी कर सकते थे, ax² और ay² को भी ग्रुप कर सकते थे। उससे क्या होता है, a कॉमन निकल जाता है दोनों में। बात समझ रहे हैं, उससे a कॉमन निकल जाता, और by² bx² को ग्रुपिंग करते तो उससे b कॉमन निकल जाता। अभी आप करके देखें कि अगर हम नोटिस करें कि इधर ax² और bx² में क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो हमने x² कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म्स में। अंदर क्या बचेगा, a + b, ठीक है। और इधर प्लस इधर by² और ay² में क्या कॉमन आ रहा है, y² कॉमन आ रहा है, तो हमने y² निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे b + a है, ये a + b है, एक ही बात है, a + b लिख दिया हमने इसको, ठीक है।
अभी आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी फैक्टराइज हुआ क्या? अभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो आया ही नहीं है। अभी क्या करना है, इसको हमें और लिखना है। अभी आप नोटिस करो कि ये बाइनोमियल टर्म ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों टर्म्स में कॉमन निकल रही है। बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों टर्म्स में कॉमन निकाल लिया। तो ए प्लस बी इधर से कॉमन निकाला, तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा अंदर, इधर ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और इधर प्लस ए स्क्वायर बी और ए प्लस बी और वाई स्क्वायर में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया, फैक्टराइजेशन में यही आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? आप चाहो तो दूसरी तरह से भी कर सकते थे। दूसरी तरह का मतलब क्या है कि आप दूसरी तरह से कॉमन ले सकते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अभी तो हमने क्या किया था, हमने ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया था। आप चाहो तो ए में कॉमन भी ले सकते हो, यानी आप लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर और ए वाली टर्म साथ में लिख दो रीअरेंज करके, और इधर क्या किया हमने बी एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर के एक साथ लिख दिया। अब आपने कॉमन निकाला। अब आप नोटिस करो, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन तो नहीं है, लेकिन ए कॉमन है, तो ए कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, लेकिन बी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने दोनों टर्म्स में कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, इधर ए बच जाएगा, इधर बी बच जाएगा। यही आंसर हो गया फैक्टराइज फॉर्म में। और इधर भी यही आ रहा था, ए प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो ये इस तरह का ये क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। ये ग्रुपिंग वाला कुछ टर्म्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नोटिस करो कि ये जो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ग्रुपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों को ग्रुपिंग कर लो, क्योंकि इधर ए और सी दोनों ही कॉमन निकल रहा है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसको एक ब्रैकेट मान लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर मान लिया। और इधर हमने क्या किया, ए भी कॉमन निकाला और सी भी कॉमन निकाला, तो इधर ब्रैकेट लगाएंगे तो ए सी अगर निकल गया तो 1 बचा, और इधर ए स्क्वायर में से एक ए बाहर निकल गया, ठीक है, तो ए 1 प्लस ए बचा, लाइक दिस। इससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप नोटिस करो एज इट इज़ आप वहीं पे ही हो, ठीक है ना। इससे ग्रुपिंग में हमारे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आई थिंक यहाँ पे दिक्कत आ रही है। यानी इधर 1 प्लस ए स्क्वायर है, इधर 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए आ रहा है, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं, और कोई ग्रुपिंग नज़र आ रही है आपको? और कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आ रही है, तो आई थिंक इसमें ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। एक सेकंड देख लेते हैं। यार इसमें अगर हम चाहें, हाँ कर तो सकते हैं। इसके अंदर हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, 1 प्लस ए स्क्वायर में रहा, ठीक है। एक बार ऐसा करो कि ग्रुपिंग आप दूसरी अंदाज में करो। एक बार आप इसमें 1 प्लस ए सी 1 प्लस ए सी, इसमें भी ग्रुपिंग, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक तो उन्होंने नहीं करी है। 1 प्लस ए सी इन्होंने ग्रुप किया है, और इधर इन्होंने ए, ये ए होगा, ये मिस्टेक है, ठीक है। ये मिस्टेक करी है यहाँ पे। ये जो 1 प्लस ए स्क्वायर है ना, इसको आप स्क्वायर हटाकर, ये मतलब आपका क्वेश्चन है 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी। अब तो हो जाएगा, 1 प्लस ए को आप एक ग्रुप मान लो, ठीक है, और इधर ए सी कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ए। अब 1 प्लस ए दोनों में कॉमन निकल जाएगा, एक ये टर्म हो गई है और एक ये टर्म हो गई है, तो 1 प्लस ए अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर तो 1 ही बचेगा, सब कॉमन निकल गया, इधर ए सी बचेगा। यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रुपिंग के अंदर आपको ये याद रखना है कि ग्रुपिंग आपको अपने हिसाब से करनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है इसको, आप के लिए होमवर्क भी है, और कोशिश करिएगा कि ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस में से है ये, ठीक है। देखिए चलिए एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। पहले तो ब्रैकेट आपको ओपन करना है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद। भाई एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, और एक्स वाई इंटू, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, एक्स वाई इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप ग्रुपिंग आपके करनी है तो कर दो, वरना इन दो टर्म्स से कुछ क्या कॉमन निकल रहा है, वाई कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से हमने लिख लिया वाई माइनस एक्स इन दोनों टर्म्स में, फर्स्ट 2 टर्म्स में से, ठीक है। और नेक्स्ट 2 टर्म्स में तो एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो अदर हमने अंदर क्या बचेगा वाई, और इधर क्या बचेगा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया एक्स।
अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स बाहर निकाल रहा है तो अंदर क्या बचा, y, इधर y बचा और इधर एक्स स्क्वायर बचा। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आप थर्ड और फोर्थ आप करिए, सेकंड भी मैं कर देता हूँ आपके लिए, थर्ड और फोर्थ आपको करना है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, इसमें तो आप आइडेंटिटी लगा दें एक बार। आइडेंटिटी लगाने के बाद ब्रैकेट यानी ब्रैकेट खोलें, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax_by ये आएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आइडेंटिटी से, और दूसरा होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy। ठीक है, ए बी माइनस ए का ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे नेक्स्ट वाले टर्म में। तो आप देखेंगे ये 2abxy और 2abxy कैंसिल हो गया है, तो बचेगा क्या टर्म, तो बचेगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अभी ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये किया हुआ है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, करना क्या है, इन दोनों टर्म्स में से, जैसे कि ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इन दोनों टर्म्स में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में आप वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इसको, इन क्वेश्चंस में, है ना। आपको स्टार्टिंग में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर आप स्टार्टिंग में अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, अच्छे से आप देखते हो कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। सिर्फ कॉमन ही तो लेना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना होता है। अब आ जाते हैं फैक्टराइजेशन बाय फॉर्मूले। फॉर्मूले इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के हमने फॉर्मूले याद करने हैं हमें। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, यदि आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद होगी आपको होपफुली। इसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको अच्छे से याद करनी है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो अभी आज तो कम से कम इन फॉर्मूले को याद कर लें, 6th क्लास से ये फॉर्मूले पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 है। अगर आप ध्यान से देखें इसको कि ये x तो स्क्वायर है ही है, ठीक है, और ये 25 भी एक स्क्वायर है, तो हमने इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया। किसका स्क्वायर है, 25। अब यहाँ पे देखें कि ये 10 जो है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5 लिखा हुआ है। अब ये आइडेंटिटी बन गई है फॉर्मूले से। देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2ab और ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू तो x हो गई है और b की वैल्यू 5 हो गई है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया। ये आंसर आ गया, है ना। कोई भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही स्टूडेंट, तो मुझे फ़ौरन फ़ौरन फ़ोन ना करें, सबसे पहले रिवाइंड करें, पॉज करके रिवाइंड करें। कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पॉज करके रिवाइंड करें कि मैंने बोला क्या है। 2-3 मिनट कम से कम पॉज करके रिवाइंड किया करें, उससे आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ सर ये कहना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने देखा इसमें ना ग्रुपिंग हो रही है, बात समझ रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 में क्या ग्रुपिंग होगी, 3 टर्म्स हैं, और ग्रुपिंग कर लोगे तब भी आंसर नहीं आएगा। और ना ही इसमें तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन निकल रहा है, मोनोनॉमियल टाइप की कोई टर्म कॉमन नहीं निकल रही है। तो इसमें हमने आइडेंटिटी की हेल्प ले ली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की हेल्प ले ली, ठीक है ना। तो उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि ये एक स्क्वायर दिख रहा है, ये इसको एक स्क्वायर दिख रहा है, और ये इन दोनों स्क्वायर के प्रोडक्ट का है ट्वाइस, यानी x इंटू 5x इंटू 2 10। तो ये हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो डैट इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। ऑन द सिमिलर नोट, अगर यहाँ पे आप देखें कि ये 4x स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। लेकिन अब ये जो 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स इसकी सिमिलरिटी में ही हैं, सिमिलरिटी में ही हैं। 3 टर्म देखो ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वाई का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। लेकिन हमारी आइडेंटिटी में जब 2 स्क्वायर हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो चाहे ए प्लस बी का फॉर्मूला हो चाहे ए माइनस बी का फॉर्मूला हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों ही पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पे एक माइनस वाई स्क्वायर है, एक -9 है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट लगा देते हैं। बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लिया
और एक ब्रैकेट लगाया, जैसे इसको ब्रैकेट में लिखा है 2x का होल स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है, वाई स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा -6y और ये साइन चेंज हो जाएगा +9। बात समझ रहे हैं? क्या किया हमने, बस ब्रैकेट लगाया। अगर ब्रैकेट लगाया तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इससे हुआ क्या, अगर आप गौर से देखें इससे हुआ क्या, ये तो 2x का होल स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अंदर वाली टर्म को अगर आप देखें तो ये y का होल स्क्वायर है, ये 2 इंटू वाई इंटू 3 है, 2ab टाइप का टर्म्स है ना, 2 3 6 और ये 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर है। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल हो जाएगी, कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, डेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी अगर हम इसमें इस्तेमाल करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और ये बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 3 है, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये a स्क्वायर है 2x और ये b स्क्वायर है, y माइनस 3 कम्प्लीटली b स्क्वायर है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बात समझ रहे हैं? तो इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए हम 2x माइनस वाई प्लस 3 हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो 2x, यानी भाई जब ब्रैकेट खोलोगे तो -y आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी a माइनस बी लिखा है, और a प्लस बी यानी 2x प्लस वाई माइनस 3। ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट आपका, यहाँ पे ये फैक्टराइज फॉर्म में इसका आंसर आएगा आइडेंटिटी से। दो टर्म्स आ गई ना प्रोडक्ट के फॉर्म में, यही हमें चाहिए होता है फैक्टराइजेशन में। बात समझे, 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3। पॉज करके एक बार रिवाइंड करें, वापस से समझें इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। समझ में आ गया तो अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करें, देख के नहीं, खुद से सॉल्व करें। 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3, दिस इज द आंसर। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। दूसरी है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की, जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाली हम पार्ट करते हैं, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में क्या होता है स्टूडेंट, आपको ये देखना होता है कि ये जो इसमें क्वाड्रेटिक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, जिसमें हमने बताया था कि देखो x के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, x के ऊपर पावर कितनी है, 2 है। तो जो पावर x के ऊपर जो पावर 2 है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 है यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 15 क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली बात कर रहा हूँ, है ना। अब 15 का फैक्टर्स करो, 15 के फैक्टर्स कितने किए, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 3, 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1, तो कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 3 और 5। इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है, यानी इन फैक्टर से 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनका सम या माइनस करने पे क्या है, 8 आए। तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, और 5 को एज इट इज लिखोगे, 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। साइन भी हमें पॉजिटिव का चाहिए, तो बस इस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के 15 और 1 को हमने मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने पता किया था लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये कोफिशिएंट किसे कहते हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को और कांस्टेंट टर्म जो 15 है उसको मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो उससे हमें क्या मिला, 15 मिला। उसके फैक्टर्स किए तो हमने 2 नंबर ऐसे बनाए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, तो हमने उसको मिडिल टर्म से बना दिया, यानी इस 8x को लिखा 3x प्लस 5x, इसके पहले एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ ही है और इसके बाद 15 लिखा हुआ ही है। अब आपके लिए आसानी हो गई है, ग्रुपिंग कर लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये x प्लस 3, और 5x प्लस 15 में क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो अंदर बचेगा x और इधर बचेगा 3। अगेन इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, तो आप x प्लस 3 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो पॉज करके रिवाइंड करें, ठीक है। यही इस चैप्टर में बस इतना ही करना है। जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आया तो पॉज करके रिवाइंड करें, वापस से आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या लिखा था, कैसे समझाया था, ठीक है। यही पावर है वीडियो लेक्चर्स का कि आपके हाथ में एक कंट्रोल है। अब जैसे यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 10 है, तो 2 इंटू 10 किया तो कितना आ गया, 20। 20 के फैक्टर करें, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा, तो कितने फैक्टर आ गए, 2 2 5, और चाहो तो 1 को लिखो, क्योंकि 1 एक ऐसा फैक्टर कभी कभी इस्तेमाल होता है, तो आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। अभी यहाँ पे हम नहीं लिखते, अगर ज़रूरत होगी तो 1 को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है।
अब इन 3 या 4 नंबर से आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 9 मिलना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दो 4 और ये अकेला 5, क्योंकि 4 और 5 को ऐड करने पे क्या मिलता है 9 मिलता है। साइन वे में पॉजिटिव का चाहिए तो हमने लिख दिया 2x², इस 9x को हमने लिखा 4x और 5x, ठीक है। और ये +10 कॉमन ले लो। फर्स्ट 2 टर्म में 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x+2, और लास्ट 2 टर्म में 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x+2। अब इन दोनों टर्म्स में x+2 कॉमन आ रहा है, x+2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 2x+5, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर आपको थोड़ी सी कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट डैट, है ना। अब जैसे कि ये 405 है, 395 का होल स्क्वायर है, इसमें आप देखेंगे कि ये a² - b² का फॉर्मेट है ना। तो ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 405 और b की वैल्यू 395, तो 405 - 395 और मल्टीप्लाइड बाय 405 + 395, यही आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन के सारे होमवर्क है आपके लिए, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो मुझे पूछिए। लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं एक बार करके दिखाता हूँ। इसमें आप नोटिस करें कि 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और 3 को, तो कितना आ जाएगा 18। कोएफिशिएंट ऑफ x² 6 है और कांस्टेंट टर्म 3 है, तो 18 आ गया। 18 के आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 18 के फैक्टर्स किए हमने, तो 18 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 2 3 3। इन 3 नंबर से हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल जाए 17 मिल जाए। इस बार हमें 1 भी ले लेते हैं काम में। अभी देखो 1 काम में आएगा इसमें, जो 1 एक फैक्टर होता है ना, 1 तो सारे नंबर का एक फैक्टर होता है। दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं सब 1 से तो डिवाइड होते ही हैं, तो इसलिए 1 तो फैक्टर ले लिया हमने, है ना। अब हमें ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 17 मिल जाए, वो भी -17। तो आप देखेंगे 2 3 ज़ा 6 ले लिया और 3 1 ज़ा 3 ले लिया, तो इधर से 6 आ गया और 3, 6 और 3 को ना ऐड करके ना सब्ट्रैक्ट करके 17 बनता है ना। और भी अगर आप चाहो तो आप ले लो। अब आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, एक नंबर 18 आ गया और 18 1 ज़ा 8, सॉरी एक 1 बचा। तो 18 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 17 मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। क्या मिलता है? 18 - 1 17 मिलता है। लेकिन हमें साइन भी क्या चाहिए? माइनस वाला चाहिए, तो इसका माइनस रखेंगे, इसका प्लस रखेंगे। पॉज करके रिवाइंड करें वापस से समझने के लिए, समझ रहे हैं कि हमने फैक्टर कैसे बनाया है। माइनस साइन क्यों चाहिए? हमने -18 क्यों लिया है? क्योंकि हमें -17 चाहिए, +17 नहीं चाहिए, है ना। इस तरह से हमने इसके फैक्टर किए। तो -17x को हमने कैसे पे किया स्टूडेंट? हमने लिखा -18x + x, क्योंकि 1 का मतलब तो x हो गया ना, अकेला 1। इधर -3 लिखा हुआ था, इधर 6x² लिखा हुआ था। 6x इन दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? x - 3। इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हमने 1 कॉमन निकाल लिया। इन दोनों टर्म्स में x - 3 कॉमन आ रही है तो हमने x - 3 कॉमन निकाला। अंदर क्या बचा? 6x + 1। यही आंसर हो जाएगा हमारा। फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, और डेट्स थ्योरी है, इतनी ही थ्योरी है इसके अंदर, फैक्टराइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी की भी क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आज का लेक्चर बहुत थोड़ा होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में ख़त्म भी हो जाए, लेकिन आपको इसमें थोड़ा रखना, थ्योरी को समझना अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो लाइव क्लास में पूछिए, कहीं पूछिए, लेकिन पूछिए मुझसे ज़रूर। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ क्लास। टेक केयर, बाय।